हेलो एंड वेलकम बैक और प्लेटफॉर्म रोजगार स्टडी गुरुकुल। तो आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे जीएस का पोर्शन का है। यहाँ से आपको रिपीटेडली क्वेश्चंस मिलते हैं हर एग्जाम में, यूपीपी हो, यूपी ट्रिपल एस सी हो, लेखपाल हो, एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो इंडिया का, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलते हैं रिपीटेडली। तो भारतीय नदियाँ, इंडियन रिवर्स का ये जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको क्विकली रिविजन मिल जाएगा इस वीडियो के थ्रू, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्लस पीडीएफ प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है टाइमली। तो लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेगमेंट। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारा मिशन इसी विशाल गंगा नदी प्रणाली को पूरी तरह से डिकोड करना है। हम सिर्फ रटने वाले नहीं हैं। रटने से तो परीक्षा हॉल के दबाव में सब भूल जाना तय है। एकदम। हम समझेंगे कि ये नदियां ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं, वे अपना रास्ता मतलब अपना कोर्स कैसे चुनती है, और उन जगहों पर क्या विज्ञान काम कर रहा है जहां ये आपस में टकराती हैं। भूगोल के उम्मीदवारों के लिए ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहली पहेली को ही सुलझाते हैं। गोमुख वाली बात पर वापस आते हैं। अगर गोमुख से गंगा नहीं निकलती तो असल में वहां से क्या निकल रहा है? देखिए, गोमुख से जो धारा निकलती है ना, वो भागीरथी है। भागीरथी? अच्छा। हाँ, वो बहुत ही तेज गति से पहाड़ों को काटते हुए नीचे आती है। लेकिन गंगा सिस्टम को समझने के लिए हमें भागीरथी को थोड़ी देर के लिए किनारे रखना होगा। मतलब किसी और नदी पर फोकस करना है। नदी है अलकनंदा। अलकनंदा। चलिए मैं इसे एक उदाहरण से देखती हूँ। मान लीजिए ये अलकनंदा एक बहुत पुराना और चौड़ा प्राकृतिक हाईवे है। हाँ, सतोपंत ग्लेशियर से निकलकर नीचे की तरफ आ रहा है। सही। और पहाड़ी इलाकों में ढलान इतनी तेज होती है कि अगल-बगल की घाटियों से कई छोटी बड़ी नदियां बहुत तेज स्पीड के साथ इस मुख्य हाईवे में आके मिलने लगती हैं। और मैं बताऊं, ये मिलन बहुत ही प्रचंड होता है। प्रचंड? हाँ, क्योंकि ये नदियां सिर्फ पानी थोड़ी लाती हैं, ये अपने साथ भारी मात्रा में ग्लेशियर की बर्फ, बड़ी बड़ी चट्टानें और गाद मतलब सेडिमेंट भी लाती हैं। बाप रे। तो जब दो तेज गति वाली नदियां पहाड़ों के बीच किसी गहरी घाटी में ऐसे टकराती हैं, तो उस संगम स्थल को हमारे यहाँ प्रयाग कहा जाता है। और अलकनंदा के इस सफर में ऐसे 5 प्रमुख संगम आते हैं ना? हाँ, जिन्हें हम पंचप्रयाग कहते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, परीक्षा में जब सवाल आता है कि कर्णप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है, और ऑप्शन में नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडर और धौलीगंगा लिखे होते हैं, तो सब एक जैसे लगने लगते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दिमाग में ही नदियों की बाढ़ आ गई हो। इन 5 प्रयागों का सही क्रम याद रखना मतलब सच में एक बुरा सपना हो सकता है। लेकिन इसे सुलझाने का एक बहुत ही दिलचस्प और अचूक तरीका है हमारे पास। अच्छा, कोई निमोनिक है क्या? हाँ, बिल्कुल। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब ऊपर से नीचे आते हुए अलकनंदा के सफर को मैप पर देखें, तो एक छोटा सा वाक्य इस पूरी पहेली को हमेशा के लिए हल कर देता है। वो वाक्य क्या है? वाक्य है, विष्णु के नंद के कान में रुद्र और देव बसे। विष्णु के नंद के कान में रुद्र और देव बसे। ये तो सुनने में किसी पुराने श्लोक या कविता जैसा लग रहा है ना? लेकिन ये भूगोल के सवालों का सबसे पक्का इलाज है। तो इसे हम परीक्षा के नजरिए से कैसे डिकोड करें? मैं बताता हूँ। इसे भौगोलिक क्रम में देखते हैं। इस वाक्य का पहला शब्द है विष्णु, जो विष्णु प्रयाग को दर्शाता है। बिल्कुल। और यहाँ अलकनंदा में सबसे पहले धौलीगंगा आकर मिलती है। ठीक है, विष्णु प्रयाग और धौलीगंगा। इसके बाद वाक्य में आता है नंद, मतलब नंद प्रयाग। यहाँ अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिलती है। अरे ये तो याद रखना सबसे आसान है। नंद प्रयाग और नंदाकिनी दोनों के नाम लगभग समान है। एकदम। फिर तीसरा शब्द है कान, जो कर्ण प्रयाग का संकेत है। कर्ण का मतलब ही कान होता है। समझ गई। और यहाँ कौन सी नदी मिलती है? यहाँ पिंडर नदी अलकनंदा में अपना जल मिलाती है। ठीक है, पिंडर हो गई कर्णप्रयाग में। आगे? चौथा शब्द है रुद्र, यानी रुद्रप्रयाग। यहाँ केदारनाथ की तरफ से आने वाली मंदाकिनी नदी का संगम होता है। मंदाकिनी जो केदारनाथ से आती है। अच्छा। और अंत में आता है देव, यानी देवप्रयाग। और सुनिए, यही वो सबसे महत्वपूर्ण जंक्शन है जहाँ अलकनंदा हाईवे में वो नदी आकर मिलती है जिसकी बात हमने बिल्कुल शुरुआत में की थी। जी हाँ, गोमुख से आने वाली भागीरथी। वाओ!
और जैसे ही अलकनंदा और भागीरथी का पानी देवप्रयाग में आपस में टकराकर एक होता है, उस विशाल संयुक्त धारा को पहली बार गंगा का नाम मिलता है। ये बहुत ही बढ़िया था। तो अब अगर एग्जाम में कोई भी संगम पूछे तो बस उस वाक्य को याद करना है, विष्णु के नंद के कान में रुद्र और देव बसे। बिल्कुल, इस एक लाइन से पांचों प्रयागों का उत्तर दक्षिण क्रम दिमाग में एकदम छप जाता है। और अलकनंदा तो हर जगह कॉमन है ही, बस हमें उस क्रम के अनुसार दूसरी नदी का नाम फिट करना है। एकदम सही। ये सच में एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। खैर, अब जब हमारी नदी गंगा बन चुकी है तो ये पहाड़ों को चीरती हुई आगे बढ़ती है। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2600 नहीं 2525 यानी 2525 किलोमीटर है। ऐसा आता है जब मतलब नदी का पूरा चरित्र ही अचानक बदल जाता है। और वो बदलाव होता है हरिद्वार में। हरिद्वार में? हाँ, हरिद्वार ही वो जगह है जहां गंगा पहली बार पर्वतीय इलाकों की संकरी और गहरी घाटियों को छोड़कर समतल मैदानों में प्रवेश करती है। अच्छा, तो स्पीड कम हो जाती होगी? बहुत ज्यादा। पहाड़ों में नदी की गति बहुत तेज होती है क्योंकि ढलान तीव्र होती है और वो चट्टानों को काटती है। लेकिन मैदानों में आती ढलान लगभग खत्म हो जाती है। तो नदी चौड़ी होकर एकदम शांत बहने लगती है। बिल्कुल। तो अब हरिद्वार के बाद ये विशाल नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इस पर भी तो अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है ना? बहुत ज्यादा। मतलब उत्तराखंड से निकलकर ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जाती है, लेकिन इन सबके बीच एक राज्य ऐसा है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। और परीक्षक ठीक उसी बिंदु पर अपना जाल बिछाते हैं। वो राज्य है झारखंड। हाँ, झारखंड एक क्लासिक नेगेटिव मार्किंग ट्रैप है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गंगा केवल 4 राज्यों से गुजरती है, लेकिन गंगा झारखंड के साहेबगंज जिले की सीमा को भी छूते हुए बहती है। मतलब भौगोलिक रूप से ये एक पूर्ण राज्य है जहां से गंगा का प्रवाह है। बिल्कुल, इसलिए सही और पूरा क्रम हमेशा यही होगा: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और फिर अंत में पश्चिम बंगाल। समझ गई। अब अगर हम थोड़ा स्टेट स्पेसिफिक हो जाए, मतलब राज्य स्तरीय परीक्षाओं, विशेषकर यूपीपीएससी की बात करें, तो उम्मीदवारों के लिए इस नदी का उत्तर प्रदेश के अंदर का सफर बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि गंगा यूपी में कहाँ से एंट्री लेती है और कहाँ से एग्जिट करती है। और उत्तर प्रदेश में इसके प्रवेश और निकास की सीमाएं बहुत स्पष्ट हैं। देखिए, गंगा राज्य के बिजनौर जिले से मैदानों में प्रवेश करती है। बिजनौर, ठीक है। इसके बाद ये राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से को सींचते हुए कई प्रमुख शहरों से गुजरती हुई सबसे पूर्वी जिले बलिया से होते हुए बिहार राज्य में चली जाती है। बिजनौर से एंट्री और बलिया से एग्जिट। बिजनौर और बलिया दोनों ब से शुरू होते हैं, तो इसे दिमाग में रखना भी आसान नहीं है। हाँ, ये यूपी के भूगोल का एक मुख्य आधार है। तो यूपी, बिहार और झारखंड के बाद नदी फाइनली पश्चिम बंगाल पहुंचती है। और मतलब यहाँ एक बहुत ही अजीब सी भौगोलिक घटना होती है जी। ये नदी अब तक पूरे रास्ते अन्य नदियों का पानी समेटते हुए बड़ी होती जा रही थी, लेकिन बंगाल में आके ये अचानक मतलब 2 अलग-अलग धाराओं में बट जाती है। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा डेल्टा के विज्ञान को समझना होगा। डेल्टा? हाँ, देखिए, उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक के 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा के सफर में गंगा अपने साथ करोड़ों टन मिट्टी, गाद और रेत लेकर आती है। वो सेडिमेंट जिसकी हमने पहले बात की थी। बिल्कुल। और जब ये बंगाल पहुंचती है तो समुद्र के बहुत करीब होने के कारण जमीन की ढलान लगभग शून्य हो जाती है। तो पानी की स्पीड भी एकदम रुक सी जाती होगी। एकदम। नदी के पानी में अब इतनी ताकत ही नहीं बचती कि वो इस भारी मलबे को आगे समुद्र तक धकेल सके। अच्छा, तो वो सारा मलबा नदी के ही रास्ते में जमा होने लगता है। हाँ, नदी अपना रास्ता खुद ही ब्लॉक कर लेती है। अब पानी को आगे तो बढ़ना है, तो वो मलबे के ढेरों से टकराकर अगल बगल से रास्ता निकालता होगा। बिल्कुल। वो कई छोटी बड़ी शाखाओं या डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाता है। यहीं से इसके डेल्टा चरण की शुरुआत होती है। और गंगा 2 मुख्य धाराओं में विभाजित हो जाती है। सही। एक धारा जो दक्षिण की ओर मुड़कर भारत में ही बहती है, उसे हम हुगली कहते हैं, जिसके किनारे कोलकाता शहर बसा है। और जो दूसरी मुख्य धारा है, वो पूर्व की ओर आगे बढ़ के बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा, ये एक बहुत ही स्पष्ट, मतलब एकदम विजुअल चित्र बनाता है दिमाग में, है ना? लेकिन देखिए, ये 2525 किलोमीटर की इतनी लंबी यात्रा गंगा अकेले तो तय नहीं करती। बिल्कुल नहीं। अगर हम वापस मुख्य यात्रा पर चलें
तो इस पूरे सफर में कई और नदियां भी अपना पानी लाकर गंगा में मिलाती हैं। जिन्हें भूगोल की भाषा में हम सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। हाँ, ट्रिब्यूटरीज। और इन्हें अक्सर बाएं तट यानी लेफ्ट बैंक और दाएं तट यानी राइट बैंक की नदियों के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा बायां है और कौन सा दायां। इसके लिए इसे विजुअलाइज करने का एक बहुत ही सरल तरीका है मेरे पास। अच्छा। तो अगर हम इसी लॉजिक से बाएं तट या लेफ्ट बैंक की बात करें जो हिमालय की ओर से आती हैं, तो उनमें 6 प्रमुख नदियां शामिल हैं। कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। लेकिन फिर से वही बात, इन 6 नदियों को पश्चिम से पूर्व के सही क्रम में याद रखना भी तो परीक्षार्थियों के लिए एक सिरदर्दी होता है ना। हाँ, सीक्वेंस बहुत पूछते हैं। जब सवाल आता है कि घाघरा और कोसी के बीच कौन सी नदी है, तो दिमाग फिर से वहीं अटक जाता है। इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही पुरानी और कारगर ट्रिक मौजूद है। अरे वाह, बताइए। एक साधारण सा वाक्य है, रामू गोमती का घाघरा गंडक की कोसी में महान है। रामू गोमती का घाघरा गंडक की कोसी में महान है। चलिए इसे भी जरा डिकोड कर ही लेते हैं। बिल्कुल। रामू से हो गया रामगंगा। सही। गोमती तो स्पष्ट रूप से गोमती नदी है ही। घाघरा भी सीधे सीधे नाम से आ गया। फिर उसके बाद गंडक और कोसी। और अंत में महान से महानंदा। एकदम परफेक्ट। ये वाक्य वास्तव में पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय सहायक नदियों को एकदम सही भौगोलिक क्रम में लगा देता है। ये बहुत काम का निमोनिक है। लेकिन इन सब में एक नदी ऐसी है जिसका विज्ञान जिसका बर्ताव सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। आप कोसी नदी की बात कर रही हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैं कोसी नदी के बारे में ही सोच रही थी, जिसे बिहार का शोक या सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। रास्ता बदलने के लिए? हाँ, और इसका कारण हिमालय के उस विशेष भूगोल में छिपा है। देखिए, कोसी नदी नेपाल के ऊंचे और अत्यंत अस्थिर हिमालयी क्षेत्रों से निकलती है। अच्छा। जब ये पहाड़ों से नीचे आती है तो इसकी गति और पानी का वेग बहुत भयानक होता है, और ये भारी मात्रा में चट्टानें और गाद काटकर अपने साथ लाती है। और फिर अचानक ये बिहार के एकदम समतल मैदानों में प्रवेश करती होगी। बिल्कुल। और ठीक वहीं पर पूरी समस्या शुरू हो जाती है। कैसे? पहाड़ों से सीधे सपाट मैदान में आने पर नदी की गति अचानक एकदम से रुक सी जाती है। इसे हम एक बंद या कह लीजिए क्लॉग्ड पाइप की तरह समझ सकते हैं। जैसे नाली जाम हो जाती है। हाँ, जब नदी का वो सारा भारी मलबा वहीं तलहटी में जमा हो जाता है तो नदी का मुख्य चैनल या रास्ता भर जाता है। ओहो, तो पानी कहाँ जाएगा? वही तो, पीछे से आ रहे पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो अपने ही किनारे तोड़कर एक नया रास्ता बना लेता है। वाओ। इससे होता यह है कि उन गांवों और खेतों में अचानक भीषण बाढ़ आ जाती है, जहां कल तक कोई नदी थी ही नहीं। ये तो बहुत डरावना है। इसी विनाशकारी आदत के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये प्रकृति के कारण और प्रभाव का सबसे खतरनाक उदाहरण है। बिल्कुल। अब अगर हम अपनी उस नाव वाले उदाहरण पर वापस लौटें। हाँ, राइट बैंक की तरफ। हाँ, अगर दाएं हाथ की तरफ देखें तो प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, उनमें यमुना, सोन और पुनपुन प्रमुख हैं। जी। यमुना तो हम जानते हैं कि गंगा के समानांतर बहती है और प्रयागराज में जाकर संगम करती है। लेकिन ये जो सोन नदी है, इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी अजीब लगती है मुझे। अजीब क्यों? क्योंकि देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का जो सामान्य ढलान है वो तो या तो पूर्व की ओर है या पश्चिम की ओर है। तो ये सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर दिशा में नॉर्थ की ओर कैसे बह सकती है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। पानी आखिर गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कैसे जा सकता है? और ये सिविल सेवा परीक्षाओं का एक बहुत ही पसंदीदा विषय भी है। अच्छा। हाँ, इसका उत्तर विवर्तनिक गतिविधियों में टेक्टोनिक हलचलों में छिपा है। टेक्टोनिक हलचलें? जी। लाखों साल पहले जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, तो जमीन के अंदर कई जगह गहरी दरारें या जिन्हें हम रिफ्ट वैली कहते हैं, वो बन गई। जमीन के अंदर एक ऐसा बड़ा फ्रैक्चर बन गया जिसने इलाके के सामान्य ढलान को ही बदल दिया। एकदम सही पकड़ा आपने। सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है और एक ऐसी ही फॉल्ट लाइन या भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अच्छा। ये दरार ही उसे भौगोलिक ढलान के विपरीत सीधे उत्तर की ओर बहने पर मजबूर करती है। वाओ। ये पठार को काटते हुए ऊपर की तरफ जाती है और पटना के पास जाकर
गंगा बेसिन में मिल जाती है। तो चूंकि ये सामान्य भौगोलिक नियमों का एक अपवाद है, मतलब एक एक्सेप्शन है, इसलिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, अपवाद हमेशा पूछे जाते हैं। तो भूगोल के सवालों में अपवाद ही सबसे बड़े ट्रैप होते हैं। हाँ। और ऐसा ही एक ट्रैप मानव निर्मित ढांचों यानी बांधों को लेकर भी तो है। आप टिहरी बांध की बात कर रही हैं? हाँ, जब कोई पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर है, तो ज्यादातर लोग तुरंत गंगा टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। हाँ, क्योंकि लॉजिक ये लगाते हैं कि गंगा भी उत्तराखंड से आती है और टिहरी बांध भी वहीं है। और यहीं पर परीक्षक मुस्कुरा देते हैं क्योंकि उनका बिछाया जाल काम कर गया, है ना? देखिए, याद कीजिए, हमने अभी कुछ देर पहले चर्चा की थी कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद ही नदी का नाम गंगा पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। टिहरी बांध इस देवप्रयाग वाले जंक्शन से बहुत ऊपर स्थित है और ये केवल और केवल भागीरथी नदी पर बना है। मतलब तकनीकी और भौगोलिक दोनों दृष्टि से टिहरी बांध भागीरथी पर है, गंगा पर नहीं। एकदम स्पष्ट। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। हाँ, इसे याद रखना चाहिए। अच्छा, बांधों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा से ठीक पहले भी एक और महत्वपूर्ण संरचना है, फरक्का बैराज। जी, फरक्का। अक्सर लोग सोचते हैं कि बैराज तो सिर्फ मतलब पानी रोकने या बाढ़ कंट्रोल करने के लिए होते हैं, लेकिन मैंने सुना है फरक्का बैराज का उद्देश्य कुछ और ही है। हाँ, फरक्का बैराज का निर्माण एक बहुत ही विशिष्ट आर्थिक और भू रणनीतिक कारण से किया गया था। वो क्या? हमने पहले बात की थी कि बंगाल में गंगा, हुगली और पद्मा में बढ़ जाती है। हाँ, डेल्टा वाले हिस्से में। बिल्कुल, और इसी हुगली नदी के किनारे हमारा ऐतिहासिक कोलकाता बंदरगाह स्थित है। ठीक है। लेकिन डेल्टा क्षेत्र होने के कारण हुगली में लगातार गाद या सिल्ट जमा होती रहती है। अब अगर गाद लगातार जमती गई तो नदी तो उथली हो जाएगी ना। हाँ, तो फिर बड़े पानी के जहाज बंदरगाह तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, वो नीचे जमीन से टकरा जाएंगे। तो क्या फरक्का बैराज का काम उस गाद को साफ करना है? हाँ, इसका मैकेनिज्म यही है। फरक्का बैराज गंगा के मुख्य प्रवाह से एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी को कृत्रिम रूप से हुगली नदी की ओर धकेलता है। अच्छा, एक डाइवर्जन है। जी, ये अतिरिक्त पानी एक फ्लश की तरह काम करता है। जैसे हम फ्लश चलाते हैं ना, हाँ। ये हुगली में जमा हो रही गाद को तेजी से बहाकर सीधे समुद्र में ले जाता है ताकि कोलकाता बंदरगाह जीवित रहें और जहाजों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के बनी रहे। ये मतलब सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक नदी का प्राकृतिक प्रवाह और हमारी मानवीय अर्थव्यवस्था आपस में इस कदर जुड़े हुए हैं। बहुत गहरे स्तर पर। और जब ये सारा पानी और इतना सारा मलबा अंततः समुद्र से मिलता है तो निर्माण होता है सुंदर वन डेल्टा का। गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। हाँ, इसका विशाल आकार और इसकी जो जैव विविधता है, विशेषकर वो मैंग्रोव के जंगल और रॉयल बंगाल टाइगर, वो तो इसे पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का एक चमत्कार बनाते हैं। बिल्कुल। और इसी परिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए साल 2008 में भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। नेशनल रिवर। हाँ, ये केवल एक धार्मिक प्रतीक भर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों और अनगिनत जीव जंतुओं की जीवन रेखा है। जीवों की बात करें तो यहाँ एक विशेष जीव का उल्लेख करना बहुत जरूरी हो जाता है। गंगा डॉल्फिन। बिल्कुल, जो इस पूरे सिस्टम की कहानी का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गंगा डॉल्फिन, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल। हाँ, ये एक अंधी डॉल्फिन होती है जो नदी के मटमैले पानी में अल्ट्रासाउंड तरंगों या इकोलोकेशन का उपयोग करके अपना शिकार करती है। जी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत, मतलब जो बात इसे इतनी खास बनाती है, वो ये है कि ये केवल और केवल अत्यंत शुद्ध मीठे पानी में ही जीवित रह सकती है। और विज्ञान की भाषा में बताऊं तो इसी विशेषता के कारण गंगा डॉल्फिन को एक बायो इंडिकेटर माना जाता है। बायो इंडिकेटर मतलब ऐसा जीव जो अपने आसपास के पर्यावरण की स्थिति का संकेत देता है। एकदम सही। देखिए, बायो इंडिकेटर एक ऐसा जीव है जिसकी केवल उपस्थिति या अनुपस्थिति से ही हमें सीधे तौर पे पता चल जाता है कि वो इकोसिस्टम कितना स्वस्थ है, बिना किसी लैब टेस्ट के। हाँ,
चूंकि गंगा डॉल्फिन जरा सा भी प्रदूषण बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अगर किसी इलाके में ये डॉल्फिन मजे से तैर रही है तो पानी टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये इस बात का प्राकृतिक प्रमाण है कि वहां का पानी साफ है और इकोसिस्टम जिंदा है। बिल्कुल। और इसके उलट अगर डॉल्फिन किसी इलाके से गायब हो रही है तो इसका मतलब है कि वो नदी तकनीकी रूप से मर रही है। हाँ, प्रदूषण का स्तर खतरे से बाहर जा चुका है। ये एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाली बात है। बहुत ज्यादा।